ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के स्टेट पीएससी संपूर्ण पर जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका डेली करंट अफेयर्स का। डेली करंट अफेयर्स जिसमें हम देश विदेश के प्रमुख समाचारों का संकलन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और इसके माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि आपकी आगामी परीक्षाएं जो हैं उसमें ये आपको काफ़ी मददगार साबित हो। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। ऑनलाइन आकर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें, वो भी इस क्लास को देख सकें। दोस्तों ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन जो है इसका सोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो जैसे प्रमुख समाचार पत्र और डाउन टू अर्थ जैसी पत्रिका है, जहां से हम क्या करते हैं इसके लिए सोर्स लेते हैं। तो फटाफट सभी लोग ऑनलाइन आकर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि वो भी क्लासेस का लाभ उठाएं और लाइक भी कर दीजिए। और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो एक बार ग्रुप पे भी मैसेज कर दीजिए कि सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो क्लास को ज्वाइन कर लें। क्लास स्टार्ट करने से पहले देखते हैं दोस्तों आज का क्या है मोटिवेशनल कोट। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल अपने आप में ही कहता है कि हम आई एम पॉसिबल, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मानव अपनी सोच के माध्यम से असंभव लगने वाली चीज़ों को क्या करता है, पूरा करता है। कहते हैं कि सोच जो है वो आविष्कार की जननी है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा आविष्कार करता है। क्या कभी आपने सोचा था कि हम जमीन से ऊपर उठकर चंद्रमा तक पहुंचेंगे या मंगल तक पहुंचेंगे या सूर्य के पास जाकर सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे? कभी नहीं सोचा था ना, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सोच के साथ ही क्या हुआ, आविष्कार का जनन हुआ। तो आपने भी कभी क्या सोचा था कि आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे बैठे पढ़ेंगे, या कोरोना नामक ऐसी बीमारी जो है वो एक ऑनलाइन माध्यम जो है वो प्लेटफॉर्म लाएगी जिससे कि दूरियां जो है हो जाएंगी, वो समाप्त हो जाएंगी, जिसमें आप देश के सर्वश्रेष्ठ टीचरों की जो टीम है उसके साथ बैठ के आप घर बैठे बैठे तैयारी करेंगे? नहीं सोचा था ना। लेकिन कहते हैं ना, आपदा में अवसर ढूंढ लिया किसने? हम सब ने मिलकर ढूंढा। हमने ढूंढा ऑनलाइन माध्यम को, आपने ढूंढा ऑनलाइन माध्यम को, और दोनों लोग मिलकर क्या किए कि हमने इसे साकार किया। वैसे ही आप सोच सकते हैं अगर कि आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप अपने जीवन में सोचते हैं कि नहीं, ये एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी बड़ा है, मुझे तो छोटे एग्ज़ाम देकर क्या करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके मन में, आपका ये जो हृदय है, यहाँ से अगर आवाज़ आई कि तू कर सकता है, तो वाकई मानिए कि आप कर सकते हैं। और आपके दिमाग में आया कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस अधिकारी बनना है, या सभी जो है जो अपना एक सपना, आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पूरा करना है, तो आप विश्वास मानिए कि जहां आपने सोच लाई वैसे ही जो आपका सोच है वो आपके लिए जो है वो कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि सोच को मोच ना आने दो, सोच को तेज दौड़ने दो, सोच को मिल्खा सिंह बनने दो। तो ये है आज का मोटिवेशनल कोट। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जब तक आप लोग क्लासेस को शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तब तक मैं बात कर लूँ दोस्तों कि मेरा नाम अनूप उपाध्याय है। मैं आपका मेंटर और कोच हूँ सिविल सर्विस एग्जाम के लिए। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स, एग्जाम एक्सपर्ट इन एग्जाम प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, मेंटर 20,000 प्लस स्टूडेंट और सिलेक्शन 300 प्लस स्टूडेंट। ये अभी तक के आंकड़े हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आंकड़े आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो ये इस समय आप जुड़े हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जो यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी का है, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलकर आपको पढ़ाते हैं। करना क्या है आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ आने वाली प्लस जो कि पेड क्लास होती हैं और फ्री क्लासेस दोनों का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। करना क्या है, जैसे ही मोबाइल आप डालोगे वहां आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर जो है वो आपको डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर से अपना रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद सर्च गोल में जाइए, सर्च गोल में जाकर यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी पे जाइए। अगर प्लस के सब्सक्रिप्शन पेड कोर्स की तरफ जाना है तो आप प्लस पर टिक कीजिए और सब्सक्रिप्शन पर जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक कोड यूज करना होगा जिससे कि आपके फी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो कोड क्या है, आप लोग भी एक बार कमेंट में बता दीजिए क्या कोड यूज करना है। ANUP10 अनूप 10, है ना। और जो फ्री क्लासेस है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, जैसे फ्री क्लासेस है 2 बजे जैसे आती है आपकी
इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस है या एमसीक्यू की क्लासेस है, इन सब क्लासों के लिए क्या करना है, इन सब क्लासों के लिए भी आपको क्या करना है कि आपको एंटर एंड इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान। जैसे ही आप फ्री क्लासेस पे जाओगे तो आपको फ्री क्लासेस पे कोड डालना है, कौन सा, अनूप 10, और उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा, ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान एंड आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू विल एबल टू वॉच दिस ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का न्यू अनाउंसमेंट है, बूस्ट योर यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी प्रिपरेशन विद दिस ऑफर। अगर आप 24 मंथ्स के ऑफर के साथ चलते हैं तो आपको 3 महीने का एसएससी का सब्सक्रिप्शन जो है वो अनअकैडमी पर फ्री मिलेगा। अगर आप 12 महीने के ऑफर के साथ चलते हैं तो आपको 2 महीने का यूपी पीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलेगा। ठीक है ना, 24 महीने की जो फी है वो है 8,400 रुपए, है ना, और 12 महीने की जो फी है वो है आपका 7,000 रुपए। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP10, वैसे ही क्या होगा, आपको यहाँ फी में 10% का ऑफ मिल जाएगा और आपको जितने भी एजुकेटर्स की सारी क्लासेस हैं वो आपको क्या है देखने को मिलेगी। बक्स बाउंटी, opportunity for all earners to report any inappropriate content in the video. Be the first one to report a particular issue to claim your prize. Report any inappropriate content using the forms in the description. ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऑफर है, आपके लिए ऑफर है कि अगर आपको लगता है कि आप जिस भी एजुकेटर की क्लास देख रहे हैं, अगर उस एजुकेटर ने कभी भी आपको कुछ गलत पढ़ाया, कुछ इनअप्रोप्रिएट पढ़ाया और आपके पास उसके प्रूफ हो, कि आपके पास जो प्रूफ वैलिड प्रूफ हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस टीचर के खिलाफ जाकर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जैसे कि आप मेरी अभी क्लास देख रहे हैं तो इस क्लास में डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप जाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लेम कर सकते हैं कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्या है, गलत है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो आपको अनअकैडमी की तरफ से क्या है कि प्राइज जो है वो मिल सकता है, आप प्राइज का लाभ उठा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फीडबैक फॉर्म भी होगा, तो आप उसमें टीचर के, एजुकेटर्स के फीडबैक को भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, एवरी संडे 11 बजे होता है, इसका आप लोग लाभ उठाइए। इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा की क्लास दोपहर 2 बजे होती है, इस क्लास को मिस मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छी क्लासेस है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए, तो इसको कभी भी मिस मत कीजिए। और इस पर हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग पर भी प्रैक्टिस करेंगे। मेंस के आंसर राइटिंग से याद आया दोस्तों कि विजय पथ भौतिक भूगोल यानी कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास को लेकर जो है वो क्लासेस चल रही हैं 10 बजे, यानी कि इस क्लास के तुरंत बाद। तो जिन्होंने भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है वो इस क्लासेस का लाभ उठाएं, और जिन्होंने नहीं लिया है वो अनूप एसपी या अनूप 10 कोड के माध्यम से क्या कीजिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाइए। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद अगली बात करें दोस्तों तो इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 डेली 4 बजे जो है वो शाम को आपकी क्लासेस होती है, तो इस क्लास का आपको लाभ उठाना है। और इस पर कल मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है, तो उम्मीद करता हूं कि उसका क्वेश्चन आपने लिखा होगा। वैसे उसका जो आंसर होगा उसका एक फ्रेमवर्क हम आज शाम को चर्चा भी कर लेंगे कि आंसर में क्या होगा। और ये क्लास जो है दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जिसमें हम इंडियन सोसाइटी के मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, मल्टी एथनिक, प्लूरल और मल्टी रिलीजियस जो है वो पूरे डायमेंशंस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि क्लासेस जो है वो आपको पसंद आ रही होगी और इस क्लास का आप लोग लाभ उठा रहे हैं। कैसी लग रही है इंडियन सोसाइटी की क्लास? कल इंडियन सोसाइटी में हमने पढ़ा था शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, और हमने संविधान के दृष्टिकोण से देखा था कि अनुसूचित जाति किसको कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत। आर्टिकल कौन सा, रिप्लाई कीजिए फटाफट कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा और भी आगे बढ़ें और देखें क्या क्या ऑफर्स हैं। ठीक है, तो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, और क्लासेस को स्टार्ट करने के बाद ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो द हिंदू से लिया हुआ टॉपिक है और ये आपकी क्लास में, और देखें कौन कौन जुड़ चुका है। पूजा आर, गुड मॉर्निंग। सर्वेश राय, अंजलि पांडे, प्रवीण राम रतन, सुधीर कुमार, विनोद प्रसाद, सुभाष जायसवाल, रेखा गांधी, सुषमा सिंह, प्रीति तिवारी, आलोक पांडे, प्रांजल मिश्रा, और भी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ आप लोग क्लासेस को शेयर कीजिए। ऋतु विश्वकर्मा, उदय भान सिंह, नेहा पांडे, सुभाष, सोन, प्रदीप, दिव्या, मोहम्मद आरिफ, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। अभी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठाएं, नहीं मिस करना है क्लास को। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला न्यूज जो है वो आपकी स्क्रीन पर है।
ठीक है, न्यूज क्या है इस पर हम आते हैं। न्यूज है द हिंदू से लिया हुआ टॉपिक है अकालिश टू मूव एडजर्नमेंट मोशन इन लोकसभा ऑन फॉर्म्स लॉ। ठीक है ना, तो एक एडजर्नमेंट मोशन जो है वो लोकसभा में लाने की बात कर रहा है कौन? अकाली दल। कभी अकाली दल जो है वो एनडीए का सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन ये अकाली दल जो है अब वो एनडीए से हट कर क्या कर रहा है, अब एक एडजर्नमेंट मोशन जो है, ठीक है ना, क्या लाने जा रहा है? ये स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। कहाँ? लोकसभा में। तो शिरोमणि अकाली दल जो कि एक राजनीतिक दल है, और ये राजनीतिक दल कहाँ का है? पंजाब का दल है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? 3 विवादास्पद मुद्दे हैं कृषि से संबंधित, उनके खिलाफ जो है वो लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कर रहा है। और प्रस्ताव और संकल्प के मामले में अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि ये सामान्य जनहित के मामले पर सदन में चर्चा करना चाहता है, और इसके लिए ये जो स्थगन प्रस्ताव है, स्थगन प्रस्ताव जो है वो प्रक्रियात्मक उपकरण के रूप में इस स्थगन प्रस्ताव का ये प्रयोग करना चाहता है। स्थगन प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि स्थगन प्रस्ताव या एडजंट मोशन क्या होता है? तो एडजंट मोशन या स्थगन प्रसाद के बारे में बात करें तो ये लोकसभा में कोई भी ऐसा मामला हो जो कि लगे कि सार्वजनिक महत्व का मामला हो, और इस सार्वजनिक महत्व के मामले में क्या करना है? सदन के ध्यान को आकर्षित करना है। ठीक है ना, इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल है। ठीक है, और इसलिए राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा में जो है वह स्थगन प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जो है वो हमेशा लोकसभा में लाने का है। ठीक है ना, क्लियर है। और इसे असाधारण उपकरण के रूप में माना जाता है क्योंकि इस सदन के सामान्य कार्य को बाधित करता है, और इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक है। ठीक है, अब मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यवाही चल रहा है, और उस लोकसभा की कार्यवाही के बीच में अगर किसी भी दल को या किसी दल के नेता को लगता है कि वो किसी भी आवश्यक मुद्दे पर चर्चा कराना चाहता है, और उसको लगता है कि इस पर सदन का ध्यान आकर्षण कराना बहुत आवश्यक है, जैसे कि अकाली दल को इस समय क्या लग रहा है कि कृषि जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कृषि जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हमें सबका ध्यान आकर्षित कराना जरूरी है, तो तुरंत ये क्या कर रहा है? स्थगन प्रस्ताव ला रहा है। मैंने यहाँ 2 या 3 बातें आप लोगों के साथ चर्चा की, उसको गांठ बांध लीजिए, एकदम ऐसा गठरी बांध लीजिए कि गठरी ना खुले। सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। दूसरा, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत है? 50 सदस्यों की जरूरत है। तीसरा, स्थगन प्रस्ताव क्या राज्यसभा में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। चौथा, स्थगन प्रस्ताव लाने से क्या होता है कि जो भी कार्यवाही है वो क्या हो जाती है, उसको बीच में रोककर इस पर चर्चा करनी पड़ती है। पांचवा, इसका काम क्या है? किसी भी लोकहित मुद्दों पर सदन का ध्यान को आकर्षण करना है। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है? गांठ बांध लेना है और भूलना नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़े। ऋतिक सिंह, एवरीथिंग हियर, पल्लवी जायसवाल, अनुराग सनी, नम्रता, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में, ठीक है ना, तो स्थगन प्रस्ताव की क्या है? एक सीमा है। क्या सीमा है स्थगन प्रस्ताव की? इस पर भी हम चर्चा करें। ठीक है, फिर से दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रस्ताव में कम से कम अगर हम बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट पहले तक इसमें चर्चा चलनी चाहिए, और स्थगन प्रस्ताव की जो है वो कुछ सीमाएं हैं, इस सीमाओं पे हमें बात करनी। तो इस प्रस्ताव के तहत जिस मामलों पर चर्चा की जानी चाहिए वो निश्चित होना चाहिए। किसी स्थगन प्रस्ताव को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाता जब तक उसके तथ्य जो हैं वो निश्चित ना हो, और स्थगन प्रस्ताव के तहत किसी ऐसे मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती जो सदन में पहले से चल रही है, अर्थात वह मामला जो है वो अविलंबित अनिवार्य है। ठीक है ना, ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना है। अब मामला क्या होना चाहिए? मामला जो है वो लोक महत्व का होना चाहिए। जैसे कि आपको याद होगा 16 दिसंबर की वो घटना, निर्भया की जो दिल्ली वाली घटना थी, जिसपे क्या हुआ था? स्थगन प्रस्ताव लाने की बात, मतलब इस पे क्या हुआ था? ध्यान आकर्षित करने के लिए जो है वो तुरंत चर्चा करने की बात की गई थी, और कहा गया था कि ये जो है ये चर्चा करना जो है आवश्यक है। अब वो मामला लोक महत्व का हो और इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि उसके लिए सदन की आम कार्यवाही को रोका जा सके, और इसका संबंध हाल में घटी किसी विशेष घटना से जो है वो संबंधित हो। ठीक है ना, स्थगन प्रस्ताव के अलावा और कौन कौन से प्रस्ताव उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, उसको भी हम क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो टाइप्स ऑफ मोशन इन पार्लियामेंट के बारे में हम बात करें तो कितने प्रकार के मोशन होते हैं पार्लियामेंट में? तो एडजंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, प्रिविलेज मोशन, ठीक है, सेंसर मोशन,
कॉलिंग अटेंशन मोशन, क्लोजर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स और नो डे येट मोशन करके ये आपके कुछ मोशंस हैं, ठीक है ना। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस पर, उस पर हम बात करें तो ये विषय का संबंध जो है वो विशेषाधिकार के मामले से नहीं होना चाहिए और इसके तहत न्यायालय में विचाराधीन कोई भी मामला जो है उसको स्थगन प्रस्ताव के लिए चर्चा में लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामला ऐसा होना चाहिए जिसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है ना। अब भारतीय संसद के प्रस्तावों के प्रकार के बारे में हम बात करें कि कितने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, तो सबसे पहला है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो ये विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यह किसी भी सदस्य के द्वारा तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले में तथ्यों को रोककर या गलत तरीके से क्या किया है, वो तथ्य जो है वो सदन के सामने लाया है और वो तथ्यों के माध्यम से क्या कर रहा है, सदन को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे एक या एक से अधिक सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव का लाया जाता है, जिसमें कि कहा जाता है कि ये क्या कर रहा है, सदस्यों का, संसद सदस्यों का जो किसी चीज को जानने का अधिकार है, किसी तथ्य को जानने का अधिकार है, उसका उल्लंघन किया गया है, ठीक है ना। और इसका संबंध जो है उस मंत्री का निंदा करना है, मतलब कि आपने क्या किया है कि सदन को भ्रमित करने का कोशिश किया है, आपने क्या किया है, सदन को गलत जानकारी दी है, तो आप क्या कर रहे हैं, निंदा के योग्य हैं, ठीक है ना। और इस प्रस्ताव को अगर हम बात करें तो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, विशेष अधिकार प्रस्ताव। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसे हम कहेंगे विशेष अधिकार प्रस्ताव, जो कि संसद में किसी भी मंत्री के निंदा के लिए लाया जा सकता है। यानी कि अगर वो मंत्री जो है कोई भी गलत तथ्य से संसद को अवगत कराता है या संसद से कोई बात को या सदन से कोई बात को छुपाता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई ऑल पॉइंट्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सारे बिंदुओं को समझ रहे होंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपका कहां से संबंधित है, जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट से जो है वो संबंधित है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करें। तो हमने अभी तक क्या किया, भारतीय संसद के प्रस्ताव पर हम चर्चा कर रहे थे, तो विशेषाधिकार पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसमें हम जब बात कर रहे हैं किस पे, स्थगन प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है और इसे मंत्री या मंत्री के समूह को पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। कौन सा प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो निंदा प्रस्ताव अगला है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो निंदा प्रस्ताव में क्या है कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना पड़ेगा कि क्यों भैया आप किसी का निंदा कर रहे हैं, और इसे मंत्री या मंत्री समूहों या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। इसे विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्री परिषद की निंदा करने हेतु स्थानांतरित किया गया है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो निंदा प्रस्ताव को कहां पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आप डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए, इस पे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रस्ताव जो है वो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ध्यान को आकर्षित करने की बात कर रहा है, किसके ध्यान के, सदन के सदस्यों के ध्यान के। यानी कि संसद में एक सदस्य के द्वारा तत्काल अगर कोई सार्वजनिक महत्व का कोई मामला हो और मंत्री साहब जो हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मंत्री साहब के ध्यान को लाने के लिए क्या करने की बात की जाएगी, एक मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए उस मामले को एक आधिकारिक बयान मांगने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाएगा और इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी लाया जा सकता है। तो अभी तक जो हम प्रस्ताव की बात कर रहे हैं उसमें हमने किस देखा कि कौन से प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जा सकता है और कौन से प्रस्ताव को राज्यसभा में लाया जा सकता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रस्ताव जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो प्रस्ताव क्या है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है ना। तो स्थगन प्रस्ताव जिस पर हम शुरू से बात कर रहे हैं और अभी अकाली दल के नेताओं ने क्या है कि स्थगन प्रस्ताव को लाया है। फिर से हम एक बार स्थगन प्रस्ताव को देख लेते हैं क्योंकि हम प्रस्ताव की पूरी सूची आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात करें तो इसे लोकसभा में लाया जाता है और यह अविलंबनीय लोक महत्व के परिभाषित मामलों को सदन के ध्यान को आकर्षित करने के लिए इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल है और इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। हमने इस पर चर्चा
कर ली। श्रीकांत राजपूत, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगला है अनियत दिवस प्रस्ताव। ठीक है ना, कौन सा? अनियत दिवस प्रस्ताव। तो ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए कोई तारीख नहीं दी है। ठीक है ना, यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ने लगेगी। ठीक है ना, कौन सी फिल्म थी? सनी देओल वाली, दामिनी। ठीक है, तो वैसा ही है, ये अनियत दिवस प्रस्ताव है। ठीक है, तो इस पे कोई तारीख नहीं है, तय नहीं की गई है। ठीक है, और इसे राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। मुबारक अली, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये आपका प्रस्ताव की सूची रही। ठीक है, कि कौन कौन से प्रस्ताव हैं, ये प्रस्ताव की सूची रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो जान गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के, ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं प्रस्तावों में, तो अगला प्रस्ताव जो है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है आपका अविश्वास प्रस्ताव। क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद जो है, जिसको बहुमत मिला है, जो भी बहुमत हासिल करने वाला मंत्रिपरिषद है, ठीक है ना, वही बन सकता है। और इसके खिलाफ अगर क्या है, अगर देखा जाए कि मंत्रिपरिषद जो है वो जो है उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित कराया जा सकता है। और अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, इसका मतलब क्या है कि मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा? अपने पद से इस्तीफा देना होगा, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद जो होगी वो क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए क्या करना होगा कि 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता है, और इस इस अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा के अंतर्गत ही लाया जा सकता है। ठीक है ना, अगला प्रस्ताव जो है वो है आपका धन्यवाद प्रस्ताव। ठीक है ना, तो धन्यवाद प्रस्ताव, आपको पता है कि हम इसमें क्या करते हैं? धन्यवाद, तो धन्यवाद तो किसी काम के बाद ही देंगे ना। आप अगर किसी से कहेंगे कि धन्यवाद, तो क्यों कहेंगे? फर्जी में तो नहीं कहेंगे ना, सड़क चलते हुए तो नहीं करेंगे ना। अगर आपने कोई काम हुआ और उसके बाद ही आप क्या करेंगे? किसी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो धन्यवाद प्रस्ताव क्या है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र, ठीक है ना, और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा जो संबोधित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के इस अभिभाषण को संसद के दोनों सत्रों में क्या किया जाता है कि धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से इस पर चर्चा होती है, और धन्यवाद प्रस्ताव को सदन में पारित किया जाना चाहिए, अन्यथा सरकार की हार के समान जो है इसे माना जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो क्लियर है तो भैया लाइक भी करते रहिए, और आई होप कि आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो अब धीरे धीरे जो है अच्छी अब लग रही होगी। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो भी अपने आप को जो है वो करंट अफेयर्स की क्लासेस में एडजस्ट करने लगे होंगे। बताइए, कोई दिक्कत किसी को? किसी प्रकार की समस्या किसी को? किसी प्रकार की समस्या? एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर करते रहिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। किसी भी ग्रुप में, किसी भी चैनल पर बैठे होंगे आप लोग, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए। उत्साह में कोई कमी नहीं, एनर्जी में कोई कमी नहीं। हो गया है क्या? ठीक है ना, उठ जाओ, जाग जाओ, उत्साह में कोई कमी मत करो यार। ना थकना है, ना रुकना है, ना झुकना है, क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि यही निशानी है आपकी जिंदा होने की। और जिंदा दिल इंसान जो होता है वही क्या कर सकता है? फतेह कर सकता है। दोस्तों, हमेशा जीवन में आपको ना एवरेस्ट की तरह बनना चाहिए। आप बोलेंगे सर एवरेस्ट ही क्यों? क्योंकि वही एकमात्र है जो कि एक ऊंचाई पर बैठा हुआ है ना। बाकी जो छोटे मोटे जो आपके पर्वत हैं या पठार हैं, आप देखेंगे उसके बराबर के कोई ना कोई पर्वत या पठार हैं ही। ठीक है ना, तो आपको जीवन में क्या एवरेस्ट की तरह क्या हमेशा ऊंचाई पर जाना चाहिए, एक ऊंचाई पर होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने के लिए काफी कम लोग जो हैं वो हो सके। ठीक है ना। श्रीकांत राजपूत, सर मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। श्रीकांत जी, जी बिल्कुल, मैंने देखा काफी दिन बाद आप जुड़े हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि रेगुलर रहिए, है ना। तो रेगुलर रहिए, और नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग सेशन देखा कीजिए। काफ़ी सारे जॉब वाले स्टूडेंट हैं, तो जॉब वाले स्टूडेंट, काफ़ी सारे महिलाएं जो हैं, ठीक है, उनकी भी कामकाजी महिलाएं हैं, तो उनको तो मैंने उपाय बताया, जॉब वाले को उपाय बताया कि जब आप ऑफिस जाया कीजिए तब क्लास को कान में हेडफोन लगाया कीजिए, सुनते रहिए। जो कामकाजी महिलाएं उनको मैंने उपाय बताया है कि घर में आटा गूंथते रहिए और बगल में आर्टिकल 75 पे चर्चा करते रहिए। ठीक है, अब सारा आर्टिकल जो है वो कभी कभी जब होता है कि कभी सोसाइटी की पे बात हम करेंगे, कभी इतिहास के पर बात करें, कभी साइंस टेक पे बात करें, ठीक है ना, तो रोटी की सेकाई से लेकर साइंस टेक की पढ़ाई तक करती रहती हैं महिलाएं, है ना। सब कोई अपने अपने तरीके से
जो है वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बस करते रहिए। और कल मुझे अच्छा लगा, कल कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रुप में मैसेज किया था, और राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम निकला, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का रिजल्ट निकला, जिसमें 3 बहनों ने, जो कि 5वीं के बाद स्कूल का दर्शन नहीं किया और घर बैठे बैठे उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से पूरी पढ़ाई की और तीनों का सिलेक्शन हुआ। तो ये एक मैसेज है आप सभी के लिए जो ये सोचते हैं कि सिलेक्शन लेने के लिए मुझे दिल्ली जाना ज़रूरी है, या सिलेक्शन लेने के लिए मुझे इलाहाबाद जाना ज़रूरी है, या लखनऊ जाना ज़रूरी है, पटना जाना ज़रूरी है, मतलब जहाँ भी आपका राज्य का जो हब हो, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं, ये आप लोग के लिए समझिए, इससे संदेश लीजिए। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर आपको शिक्षा आपके घर पर मिल रही है तो फिर क्यों हम घर छोड़ के जाएं? माँ की हाथ की रोटी लीजिए और गुरु जी की सवेरे सवेरे क्लास लीजिए, सही है। सोचिए कितना अच्छा है। अब बताइए, जो कबूतर खाने में जाकर दिल्ली में जो बच्चे, अब समझिए ना, अभी कोचिंग नहीं खुला है, लेकिन अभी भी दिल्ली मुखर्जी नगर में बच्चों की भीड़ जो है वो पहुंच गई है, और जबकि कोचिंग खोलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो भैया क्यों गए हो वहां? नहीं सर, वहां जाके हम पढ़ेंगे। अरे भैया, जड़ से ही प्रेरण की पहचान हो जाती है। घर में पढ़वे नहीं करोगे तो वहां जाके क्या पढ़ोगे? ठीक है, कोचिंग खुले तब तो समझ में। पूजा आर, सर मैं फर्स्ट टाइम आपका क्लास देख रही हूँ सर, आपका क्लास डेली चलता है क्या? अरे हाँ भाई, बिल्कुल डेली 9 बजे चलता है, शाम को 4 बजे इंडियन सोसाइटी की क्लास चलती है। ठीक है, ठीक है ना। तो शाम को 4 बजे इंडियन सोसाइटी है, 10 बजे प्लस की क्लास है। प्लस पे अगर आप नहीं हैं तो प्लस पे जुड़ जाइए आप सभी लोग, और प्लस पे जो जुड़ चुके हैं वो प्लस की क्लासेस देखिए। लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड देखिए, जैसे भी है देखिए। और कुल मिला के हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि सिलेक्शन लीजिए, बेरोजगारी का कलंक मिटाइए। और कल मैंने एक नारा दिया था, 110 से 110 प्लस क्वेश्चन सर सही करके आएंगे और बेरोजगारी का कलंक मिटाएंगे 24 अक्टूबर को। ठीक है ना? 24 मुहर लगेगा कहाँ? आयोग की छाती पर। ठीक है ना? किस चीज का? आपके सिलेक्शन का। और उसकी शुरुआत 24 अक्टूबर को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक। बहुत हो गया बतियाना उतियाना। ठीक है, अगला प्रस्ताव जो है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है आपका कटौती प्रस्ताव। क्या है? कटौती प्रस्ताव। तो नाम ही से समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, कटौती हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? कटौती हो रही है। ठीक है ना। तो किसकी कटौती हो रही है? जैसे आपके जेब में बाबूजी आपको खर्चा देते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं? कटौती कर देते हैं। ठीक है, तो इसी पे कटौती। तो कटौती प्रस्ताव के बारे में बात करें तो लोकसभा के सदस्यों में निहित एक विशेष शक्ति है जो कि अनुदान मांग के हिस्से के रूप में वित्त विधेयक से सरकार के द्वारा विशिष्ट आवंटन के लिए चर्चा की जा रही मांग का विरोध करती है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह अविश्वास प्रस्ताव के समान होगा। यदि सरकार निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने में विफल रहती है तो वो सदन में मानदंडों के अनुसार क्या कर सकती है? इस्तीफा देने के लिए बाध्य होगी। ठीक है, तो ये कटौती प्रस्ताव पे हमने चर्चा किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो निम्नलिखित क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से हम कटौती प्रस्ताव के बारे में हम क्या कहते हैं कि इसे इस तरह के प्रस्ताव के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसे इस प्रकार के रूप में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नीति कटौती प्रस्ताव, तो इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि मान लीजिए कि एक मानक मान लिया जाता है कि राशि घटाकर 1 रुपए कर दी जाए, तो मांग में अंतर्हित नीति अनुमोदन के लिए प्रकट किया जाता है। और ऐसे प्रस्ताव को क्या, मान लीजिए कि कोई प्रस्ताव है, ठीक है, जिसमें कि एक मूल्य निर्धारित किया गया, उसमें कहा गया कि इसमें 1 रुपए जो है उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए। तो एक क्या है, एक मानक के रूप में इसे मान लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो है नीति कटौती प्रस्ताव के बाद अगर हम बात करें तो अगला जो है वो है आपका ठीक है, टोकन कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में कटौती का प्रस्ताव जो है इस तरह से पेश किया जाता है जिसमें निर्दिष्ट जो राशि है, ठीक है ना, उससे क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। अगला प्रस्ताव जो है वो क्या है आपका? टोकन कटौती प्रस्ताव। तो टोकन कटौती प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत सदस्य किसी मंत्रालय की अनुदान की मांगों को 100 रुपए की टोकन कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, और सरकार कोई विशेष शिकायत होने पर ऐसा कर सकते हैं, और इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला आपका जो है वो टॉपिक था जिस पर हमने
चर्चा की थी। पहला टॉपिक पे ही चर्चा हुई है अभी। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं हम कहाँ, बहुत हो गया भारत में संसद पे चर्चा, अब करते हैं इंटरनेशनल यात्रा शुरू करते हैं। चलते हैं कहाँ, चलते हैं भैया साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका चलते हैं और साउथ अफ्रीका के लिए इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर उठाते हैं जहां एक्सप्लेन्ड कॉलम लेते हैं और न्यूज है व्हाई इज साउथ अफ्रीका विटनेसिंग इट्स वर्स्ट वायलेंस इन ईयर्स, ठीक है। ये आपका न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस का, एक्सप्लेन्ड कॉलम है व्हाई इज साउथ अफ्रीका विटनेसिंग इट्स वर्स्ट वायलेंस इन ईयर, ठीक है ना। इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे दंगों पर न्यूज को थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद हम इसको हिंदी में लेकर आते हैं, ठीक है। While the violence may have been spurred on by the imprisonment of Jacob Zuma, it's being fanned by underlying problem in the country amid a ragging pandemic and failing economy, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ है, दंगा भड़क गया है और इस दंगे में 70 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। साथ में देश की जो व्यवसाय हैं और देश की जो बुनियादी अवसंरचना है, यानी कि जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी क्या किया गया है, गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है। मामला 1994 में अगर हम चलते हैं तो 1994 1994 में श्वेत अल्पसंख्यक शासन के अंत के बाद इस घटने में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक अशांति के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। 1994 में घटना हुई थी, श्वेत अल्पसंख्यक शासन का जो अंत होने वाला था, ठीक है ना। श्वेत अल्पसंख्यक यानी कि जो वहां के गोरे लोग थे, कहां, दक्षिण अफ्रीका। अब आप कहेंगे कि सर कैसे, तो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम याद है, उस क्रिकेट टीम के प्लेयर्स याद हैं, कुछ गोरे थे कुछ करिया थे, है ना। तो समझ गए, तो पहले गोरे लोग का शासन होता था, ठीक है। क्योंकि मानना जाता है ना, आप लोग भी जानते हो कि रंग के आधार पर आप जानते हो कि गोरे रंग पर ना इतना घुमा कर गोरा रंग, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे कि सांवले का एक अलग ही है, कृष्ण जी की जब बड़ाई होती है तो उनके सांवले रंग की बड़ाई होती है, श्री राम जी की जब बड़ाई होती है तो उनके सांवले रंग की बड़ाई होती है, ठीक है। और ऐसे वैसे आप लोग जानते हैं कि तरह तरह के क्रीम का आप यूज करते हो गोरे होने के लिए, ठीक है। तो ये जो गोरा, जो रंग भेद नीति है, जो रंग भेद है, ठीक है, इस रंग भेद के चलते जो है वो समस्या हुई थी। कब, 1994 में इसी प्रकार के दंगे हुए थे, इससे भी ज्यादा दंगे हुए थे। और उसके बाद ये 2021 में दंगे देखे को मिले हैं, कहाँ, आपके साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो हालिया जो हिंसा हुआ इसकी शुरुआत क्यों हुई, तो इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत के बारे में बात करें दोस्तों, तो पूर्व राष्ट्रपति जिसका नाम क्या है, जैकब जुमा, तो जैकब जुमा की रिहाई का आह्वान करते हुए, जो कि 2009 से 2018 तक जो है वो आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के चलते क्या है, वो जेल में बंद है, ठीक है। तो उसके खिलाफ क्या है, प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है, लोग जो है सड़कों पर उतर आ गए हैं और क्या कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो कैबिनेट मंत्रियों ने क्या किया है कि कैबिनेट मंत्रियों, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के अधिकारियों ने जैकब जुमा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, ठीक है। और कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति के रूप में उनके उत्तराधिकारी सिरिल रामाफोसा निर्णायक नेतृत्व जो है वो प्रदान करने में क्या है, वो विफल रहे हैं। तो हमें जैकब जुमा को क्या करना चाहिए, कैद से बाहर करना चाहिए। और जैकब जुमा के कैद को लेकर लोग जो हैं वो काफी गुस्से हैं, ठीक है। तो गुस्से को शांत अगर करना है तो क्या कीजिए कि जैकब जुमा को बाहर लाइए, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों का यह आश्वासन देने के लिए कि वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो सुरक्षित, जब तक आश्वासन नहीं दिया जाएगा कि वो सुरक्षित रहेंगे, तब तक जो है ये क्या कर रहे हैं, अपना दंगा कर रहे हैं। जैकब जुमा की कैद के कारण हिंसा को जो है वो बढ़ावा मिला है, किंतु यह हिंसा मुख्य तौर पर महामारी और विफल अर्थव्यवस्था के बीच देश की अंतर्निहित समस्याओं से प्रेरित है, ठीक है ना। अब लोग कह रहे हैं कि ये जो हिंसा है वो जैकब जुमा के चलते हुआ है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, कौन, सिरिल रामाफोसा जो हैं वो क्या कर पा रहे हैं। एक तो पहले तो प्रशासन चेंज हुआ 2018 के बाद, सिरिल रामाफोसा है। दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं कि पैंडेमिक यानी कि महामारी के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि और भी अर्थव्यवस्था में हमें दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वर्ष 2020 में दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1946 के बाद से वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में सबसे तीव्र गिरावट देखी गई है। और वर्ष 2021 के पहले 3 महीनों में हम क्या देख रहे हैं कि जो बेरोजगारी दर है वो 32.6% के आसपास जो है वो हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, किसी ने डिसलाइक, ये कोई नया में कोई आया है क्या? हर क्लास पे डिसलाइक, भैया जो भी है, अगर गलती से डिसलाइक है तो उसको हटा दीजिए, रेटिंग मत कम कीजिए। और जानबूझ के डिसलाइक किए तो फिर आपको नमन है, और रोज आया कीजिए, आप
एक डिसलाइक करके जाया कीजिए। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बढ़ें। और ये आप देख रहे हैं कि दंगों की तस्वीर जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको जो है वो दिख रही होगी। तो दक्षिण अफ्रीका की में जो इस प्रकार के जो दंगे हो रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका सरकार ने इस हिंसा और दंगे की क्या है निंदा की है, और साथ में, ठीक है ना, निंदा की है, और साथ में जो सरकार ने कहा है कि हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। सरकार के मुताबिक बहुत सारे अपराधी या अवसरवादी व्यक्ति इस अवधि के दौरान क्या कर रहे हैं, स्वयं को समृद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानों को लूट ले रहे हैं। सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की सहायता के लिए सेना भी तैनात की है। ठीक है, और हालांकि ये भी देखा गया है कि दंगों और लूटपाट जो है अभी भी उसके बाद बंद नहीं हुए। ठीक है, अब ये दक्षिण अफ्रीका में जो दंगे हुए हैं, तो अब इसके चलते भारत के साथ संबंधों की बात करें, ठीक है, तो भारत पे इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका की जब भी बात आती है तो हमें याद आते हैं कौन, बापू। ठीक है ना, तो दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और न्याय के लिए अगर जो संघर्ष के बारे में बात करें तो भारत के संबंध कब से हैं, जब से बापू जब वहां आंदोलन शुरू किए थे, महात्मा गांधी जी। ठीक है ना, तो और लगभग कितने हो गए, लगभग 115 साल के आसपास हो गए। ठीक है ना, तो महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था कि अपना सत्याग्रह आंदोलन जो है वो शुरू किया था, और भारत दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सबसे आगे था। वह वहां रंगभेदी सरकार के साथ व्यापार संबंधों को तोड़ने वर्ष 1946 में पहला देश था। ठीक है, और बाद में इसने इस सरकार का पूर्ण राजनयिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक तथा खेल जो है वो प्रतिबंध जो है वो लगा दिए थे। ठीक है, विनोद बंसल आज लेट हैं आप, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो दोनों देशों के बीच नवंबर 1993 में राजनयिक और वाणिज्यिक संबंध जो हैं वो फिर से बहाल हुए थे। 1946 में जो बंद हो गए थे वो फिर से क्या है, आपके जो संबंध है वो बहाल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी रंगभेद नीति को समाप्त करने के लिए 4 दशक का जो समय लिया था, और 1993 में भारत से व्यापार और व्यावसायिक संबंध फिर से स्थापित किया गया था, और 1993 में जो बहाल है। राजनीतिक संबंधों के बारे में बात करें दोनों देशों के बीच में, तो वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने लोकतंत्र की प्राप्ति के बाद मार्च 1997 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सामरिक साझेदारी पर लाल किला घोषणा यानी कि रेड फोर्ट डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया, जिसे पुनः संबंध के नए मानदंड जो है वो स्थापित करने के क्षेत्र में जो है वो कार्य किया गया। साथ में अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी के फिर से शुरू करने के लिए एक घोषणा की गई अक्टूबर 2006 में, जिसका नाम है तशवेन घोषणा। तो ये जो घोषणा, ये अब आपका, ठीक है ना, 2 घोषणा पे याद रखिएगा, लाल किला घोषणा और तशवेन घोषणा। दोनों किससे संबंधित है, लाल किला घोषणा जो है वो 1997 में हुआ, तशवेन घोषणा जो है वो 2006 में हुआ। और ये दोनों घोषणाएं जो हैं वो अतीत से लेकर वर्तमान पे 1946 में, ठीक है ना, जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने सारे संबंधों को खत्म कर दिया, 1993 और 2006, ठीक है ना, 1993 में फिर से बहाल, 1997 में लाल किला घोषणा, और 2006 में आपका ताशवेन घोषणा। ये दोनों घोषणाएं जो हैं वो दोनों घोषणाओं के माध्यम से अगर हम बात करें तो उन्होंने अतीत में दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों के अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करने के क्षेत्र में कार्य किया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस पर बात करें तो ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जो दक्षिण अफ्रीका से के साथ भारत के जो संबंध है, इन संबंधों को लेकर अगर हम बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के वैश्विक शासन पे और बहुपक्षीय मंचों पर हम देख रहे हैं काफी संबंध है, जैसे कि ब्रिक्स का संबंध है, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका के साथ आपका दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ अगर हम बात करें तो चाइना, रशिया और ब्राजील है। ठीक है, इसके अलावा आपका IBSA संबंध है, जिसमें कि आपका इंडिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, और आपका ठीक है, इसके अलावा आपका G20 है, इसके अलावा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, विश्व व्यापार संगठन है। ये सारे जगह पे हम देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो भारत के साथ जो है वो जुड़ाव रखा है। आर्थिक संबंधों के बारे में बात करें तो भारत दक्षिण अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश है। ठीक है, 4था सबसे बड़ा आयात मूल देश है, और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों में आने वाले वर्षों में अगर हम व्यापार के बढ़ाने पे बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का है।
वर्ष 2016 में दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में विशेष रूप से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ाने पे, जिसमें कि ऊर्जा क्षेत्र, कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, ठीक है, मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे विकास के तहत दक्षिण अफ्रीका के निजी क्षेत्र हेतु उपलब्ध अवसरों के संदर्भ में भी सहयोग में सहमत हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी टॉपिक है इसके बाद, ठीक है, तो लेकिन कुछ ये प्लस के फीचर्स हैं, जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। क्यों लें? तो सबसे पहले लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आप देखिए घर में बैठ के आप डेल्टा प्लस का एक डर है, ठीक है, तो कुल मिला के बीमारी और महामारी में आप घर में बैठकर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, जितने बार मन करे आप एक क्लास को देख सकते हैं, जितने एजुकेटर का क्लास मन करे उतना देख सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस है, ठीक है, लाइव टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम। जैसा कि मैंने टेस्ट सीरीज के लिए बोला, तो ये अभी आपको आरओ का टेस्ट सीरीज दिख रहा है, ऐसे यूपी पीएससी का टेस्ट सीरीज या एसआई का, मतलब यूपी में होने वाले जितने एग्जाम हैं उन सभी के टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये 19 जून से लेकर 25 जुलाई तक आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है। लक्ष्य यूपी पीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो है, जो कि आपका 27 जून से स्टार्ट है और 24 अक्टूबर तक जो है वो चलेगा। इसके अलावा बैच के बारे में बात करें तो ये पोल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री का बैच है। इसके अलावा 15 जुलाई से कंप्लीट कोर्स है आपका लोअर पीसीएस का स्टार्ट हुआ है। 17 जुलाई से बैच है आपका हिंदी और एसए का। इसके अलावा 20 जुलाई से जो है ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच है। 21 जुलाई से जो है यूपी पीसीएस 12 महीने का आपका ये बैच जो है वो दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें साउथ अफ्रीका का जो टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी टॉपिक पर फिर से हम आ जाते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों देशों के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं तो दोनों देश जो है स्क्वायर किलोमीटर एरे एसके परियोजना पे सहयोग कर रहे हैं। संस्कृति की बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक परिषद की मदद से पूरे दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक गहन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे दक्षिण अफ्रीका नागरिकों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना भी शामिल है, ठीक है। भारतीय समुदाय जो है, तो हम बात करें भारतीय मूल के समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा 1860 से ही दक्षिण अफ्रीका में कृषि श्रमिकों के रूप में काम कर रहा है, जो चीनी के श्रमिक, मतलब चीनी उद्योग में, सुगर केन वाला, ठीक है। इसके अलावा बागानों में, मिल संचालकों में, तभी तो गांधी जी जो है वहां जाकर आंदोलन शुरू किए थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि काफी सारे इसमें काम करते हुए आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पर, तो अफ्रीकी महाद्वीपों के, ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बार बार। अफ्रीकी महाद्वीपों में दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक भारतीय डायस्पोरा का घर है, जिसकी कुल संख्या लगभग 12,18,000 है, जो कि दक्षिण अफ्रीका कुल आबादी का 3% जो है वो भारतीय लोग हैं। वर्ष 2003 के बाद प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। भारत दक्षिण अफ्रीका की साझेदारी प्रगतिशील और अग्रगामी है, ठीक है। तो इसके संबंधों को और मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मुझे इस क्लास को अभी एंड करना है क्योंकि 10 बजे जो है वो आपकी क्लास है, किसकी, प्लस की क्लास है, तो उसको भी जोड़ना है। तो प्लस की क्लास में जुड़ जाइए। और प्लस की क्लास के बाद ये एक टॉपिक है आपका जो स्ट्रोक के ऊपर टॉपिक है, जो कि झटके लगने जैसे मिर्गी हो गया, और इस टॉपिक को कल हम लोग लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है इसको कल लिया जाएगा, इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी हम लोग की 10 बजे मुलाकात होगी प्लस की क्लास पर, और उसके बाद 2 बजे हमारी मुलाकात होगी इंटरनल सिक्योरिटी, 4 बजे इंडियन सोसाइटी पर हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स का जो है वो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
जो फी है 24 महीने का जो फी है वो 8,400 है, 12 महीने का 7,000 है, 6 महीने का 5,600 है, 3 महीने का 3,500 और 12 महीने और 1 महीने का 1,400 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP अनोप 10, वैसे ही आपको क्या है, आपके फी में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा प्रोफाइल पे जाके, तो आपको ऐप डाउनलोड करके मैसेज बॉक्स में जाकर वहां से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है। घर बैठे बैठे बिहार और यूपी पीएससी की तैयारी कीजिए। इसमें यूपी पीएससी और बिहार के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड क्लासेस हैं। फी के बारे में बात करें तो 6 महीने का फी जो है वो 7,960 है, 12 महीने की फी 10,620 है और 24 महीने की फी जो है वो 14,620 है। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज करोगे ANUP10, वैसे ही आपको फ्री में जो है वो आप मिलेगा, ठीक है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको यहाँ आने वाले हर क्लासेस के बारे में ऑन टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तुरंत हम लोग मिलते हैं 10 बजे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। कैसी लगी क्लास, इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। क्लास में इंडियन सोसाइटी की कल की क्लास अगर नहीं देखी तो उसको भी आप लोग जो है देख लीजिए, ठीक है, और उसका भी फीडबैक दे दीजिए। और आज हम लोग इंडियन सोसाइटी पे बात करेंगे अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत, दलित वर्गों और क्या है सारी चीज़ें, सारी घटनाएं इतिहास के झरोखे से हम देखेंगे। और उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी पे हम नक्सलवाद पर चर्चा कर रहे हैं 2 बजे, तो उस क्लास को भी देखना ना भूलें। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रगतिशील बने रहना है। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।